हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की 2023 की आपके अच्छी तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पे भी, देखिए आपकी जो जीके की प्रैक्टिस सेट की क्लास है पीटी की, उसकी आपकी तैयारी जो है रेगुलर बेसिस पर सुबह 11 बजे आपको इसी टाइम पर करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और नीचे हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया हुआ, तो आप हमें वहां पे जाके जुड़ जाइए। वहां पे जो इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। आप वहां पे जुड़ेंगे तो आपको जो पीडीएफ है मिलेगा, अगर नहीं जुड़ेंगे तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा। जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो ध्यान से के क्वेश्चन को देखिएगा, बताते हुए चलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, बताइए। बोध गया में, कुशीनगर में, राजगिरी में, वैशाली में, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म है साथियों देखिए लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी साथियों आपका इनको बोध गया में, ठीक है। कहाँ पे है बोध गया, तो बिहार में हुई थी, ठीक है। परिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। क्लियर है इतना। और उन्होंने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये भी पूछा जाता है आपका। तो इन्होंने जो आपका सबसे पहला उपदेश है साथियों देखिए सारनाथ, ठीक है, बनारस जो आपका है सारनाथ, वहां पर दिया था, याद रखिएगा, ठीक। क्लियर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, बताएंगे श्रोता। दूसरा नंबर है, उत्तर देंगे श्रोता। क्या पूछा गया है, गुप्त वंश के बाद ईसा की छठी सदी के मध्य किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया, बताइए। दूसरा आपका पूछा है, इसका सही उत्तर क्या होगा। गुप्त वंश के पश्चात ईसा की छठी सदी के मध्य में किसने जो है पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हुडो ने, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। गुप्त वंश के पश्चात ईसा की छठी सदी के मध्य हुडो ने पंजाब पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया था, ठीक है। हुड जो है देखिए खानाबदोश लोग थे, याद रखिएगा, ठीक। खानाबदोश लोग थे। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या पूछा गया आपका। रिक्त स्थान निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। किसकी बात कर रहा है साथियों, कौन से युद्ध की बात कर रहा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की जो है नींव रखी थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए तराइन का जो है द्वितीय युद्ध, ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी, ठीक है। इस विजय के उपरांत उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी गई थी, ठीक। क्लियर। तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प तीसरे पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथा नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। चौथा नंबर आपका दिया गया है 1206 ईस्वी में किसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो सकते कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका 1206 में भारत में तुर्की शासन की नींव आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था और वह दिल्ली सल्तनत का देखिए प्रथम शासक और सुल्तान भी माना जाता था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और गुलाम वंश का संस्थापक भी इसको माना जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पांचवा नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है साथियों 11 अप्रैल 1526 में, ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 11 अप्रैल 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। क्लियर है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, सभी को यहाँ तक क्लियर है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, इतना क्लियर है सभी का, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, छठा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। तो क्या पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है आपका नेतृत्वहीन आंदोलन था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो आंदोलन साथियों नेतृत्वहीन आंदोलन था, मतलब उसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, ऐसा कौन सा आंदोलन था साथियों। छठे पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका एक नेतृत्वहीन आंदोलन था, याद रखिए। यह आंदोलन जो आपका 8 अगस्त 1942 से आरंभ हुआ था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को जीरो आवर, ठीक है, जीरो आवर ऑपरेशन द्वारा भारत के सभी शीर्ष नेताओं को जो है गिरफ्तार व नजरबंद कर दिया था। अब इस आंदोलन का जो है नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि इस आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति, नेता और कार्यकर्ता स्वयं है, ठीक है, अपना कार्यक्रम स्वयं बनाए तथा लागू करे। इस आंदोलन के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था, इतना याद रखिएगा। इस आंदोलन में युवाओं तथा प्रमुख नेताओं ने भूमिगत होकर रेडियो प्रसारण तथा प्रशिक्षण द्वारा आंदोलन को जो है जारी रखा था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, सातवां नंबर है। क्या पूछा गया, उत्तर देंगे। गांधी जी ने किसको साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया, मतलब कब से पूछा है, ठीक है। गांधी जी ने कितने तारीख से जो है साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना जो है आरंभ किया था साथियों, शुरू किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 12 मार्च 1930 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी याद रखिए, ठीक है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आठवां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। बंगाल का विभाजन कब घोषित हुआ था, बताइए। बंगाल का जो विभाजन है कब घोषित किया गया था, आठवें पे से उत्तर का। देखिए बंगाल के विभाजन की अगर बात करेंगे साथियों, तो 19 जुलाई 1905 को जो है घोषित किया गया था, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा यह जो है विभाजन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। और आपका प्रभावी कब हुआ था, घोषित तो हुआ था आपका 19 जुलाई 1905 को, लेकिन प्रभावी की अगर बात करें, मतलब लागू कब से हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 से जो आपका लागू हुआ था, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। इस विभाजन को जो है इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा वंदे मातरम व बंगाल ये कहे के नारे जो है लगाए गए थे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, नौवां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था, बताइए। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था, 90 पे सही उत्तर का हो जाए साथियों। तो देखिए इसकी अगर बात करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका सतारा हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का सर्वप्रथम जो शिकार हुआ था आपका सतारा वाला जिला हुआ था, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10वां नंबर है, उत्तर देंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, बताइए। 10वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए बेगम हजरत महल थी, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 10वें पे आपका सही। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल थी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांतों के तहत 1856 ईस्वी में अ, पदस्थ किया गया था तथा अवध का जो नियंत्रण है ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया था, ठीक है। वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर कलकत्ता में नजरबंद किया गया। उनकी बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी में अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। उसकी संरक्षक के रूप में ब्रिटिश सरकार को जो है चुनौती दी थी इन्होंने, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प यहाँ पे आपका सही उत्तर बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली पहली प्रसिद्ध महिला थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 11 नंबर उत्तर देंगे। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, बताइए। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र भारत पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का जो हिस्सा है कितना है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुमानित हमसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 2.4% है, ठीक है। पृथ्वी पर जितना भी आपका स्थलीय क्षेत्र है उसमें से जो भारत का हिस्सा साथियों 2.4% है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक, क्लियर। यहाँ तक अगले अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा 12 नंबर उत्तर देंगे सफेद रेगिस्तान भारत
के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? बताइए, सफेद रेगिस्तान जो आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। सफेद डेजर्ट इसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 13 नंबर, उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय शहर निम्न निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर आपका निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में? साथियों 13 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका रायपुर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। भूकंपीय क्षेत्र के तहत भारत को देखिए 4 जोन में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है और जोन 5 है। ठीक है, जोन 2 जो है आपका कम खतरे वाला क्षेत्र है, भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र इस जोन में आता है। तो आपका जो रायपुर दिया गया है भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में आता है, तो रायपुर जो आपका क्या हो जाएगा? आपका निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र का शहर हो जाएगा। ठीक है, रायपुर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, आपका पांचवा चौथा नंबर 14वां नंबर उत्तर देंगे। 14 का 14 नंबर है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का जो रंग है लाल होने का कारण क्या होता है? बताइए, भारत के कुछ भागों में मिट्टी के लाल होने का कारण क्या होता है साथियों? 14 पर सही उत्तर क्या हो जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाए साथियों फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 14 पे आपका भारत में कुछ भागों में मिट्टी का जो मिट्टी के लाल रंग होने का जो कारण है साथियों, उसमें उपस्थित फेरिक ऑक्साइड है। याद रखिएगा, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 15 नंबर है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर क्या पूछा है? डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? डिगबोई खानों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, डिगबोई की अगर बात करें तो डिगबोई जो आपका देखिए आपका यहाँ पे पाया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही होता है। असम में स्थित आपका जो डिगबोई है इसमें अपने पेट्रोलियम स्रोतों के लिए प्रसिद्ध, याद रखिए। ठीक, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होता है। और यहाँ पे देखिए वर्ष 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी जो है शुरू की गई थी, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 16 नंबर है, ध्यान से देखिएगा उत्तर देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए, भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला आपका हो जाएगा साथियों कृषि। ठीक है, जो आपका दिया गया 80 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर है, ध्यान ध्यान से अच्छे से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। ठीक है, क्या दिया गया? एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया? बताइए, एसबीआई की उस अग्रणी डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? 17 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर साथियों योनो। ठीक है, योनो बनाया गया है। यू ओनली नीड वन। ठीक है, आपका एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको देखिए नेट बैंकिंग जो है पूरा कर सकते हैं। एसबीआई की जो नेट बैंकिंग है यहाँ पे आप पूरी की पूरी नेट बैंकिंग इस एप्लीकेशन पर जो है कर सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया बी वाला ऑप्शन 17 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? बताइए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 18 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका 2 लाख है। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 19 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। काले धन पर विशेष जांच दल जिसने 3 लाख से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए, काले धन पर विशेष जांच दल जिसने 3 लाख से अधिक नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका MB 7 है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। काले धन पर विशेष जांच दल जिसने 3 लाख से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, इसके जो अध्यक्ष थे साथियों आपके MB 7 है। ठीक, क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए। आपका 20 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश किया। क्या पूछा गया? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2919 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? बताइए, केंद्रीय महिला एवं विकास बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2919 करोड़
की परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी है साथियों? 20 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 8 शहर होगा। ठीक है, जो आपका दिया गया है, पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। निर्भया निधि महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करती है। इस योजना को देखिए नगर निगम तथा पुलिस विभागों के सहयोग से जो है तैयार किया गया है। क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 21 है, 21 नंबर है, उत्तर देंगे सत्तर का। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा जो है आपका लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो आपका चीन। चीन जो है आपका देखिए लोकतांत्रिक देश नहीं है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चीनी जनवादी गणराज्य, जिसे प्राय चीन के नाम से जो है संबोधित किया जाता है, पूर्वी एशिया में स्थित एक ऐसा देश है। ठीक है, याद रखिएगा, यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। चीन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो अभी भी अस्तित्व में है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बेल ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपका लोकतांत्रिक देश नहीं है, आपका जनवादी गणराज्य देश है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 22 नंबर उत्तर देंगे सर। आपातकालीन या आपदाओं के मामलों में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का जो है उपयोग किया जा सकता है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आकस्मिक निधि का, सार्वजनिक निधि का, आम निधि का या संचित निधि का? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों आकस्मिक निधि का। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा आपका आकस्मिक निधि का जो है उपयोग किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 23 है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? बताइए, राजनीतिक स्पेक्ट्रम से राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से जो है क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी जो है संबंधित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका वामपंथी से। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया आपका सही, ठीक है, क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी यानी कि आरएसपी जो है भारत का एक आपका साम्यवादी राजनीतिक दल है, जिसका राजनीतिक स्पेक्ट्रम आपका वामपंथी है। ठीक है, इस राजनीतिक दल का जो गठन है 19 मार्च 1940 को किया गया था। वर्तमान में इस दल के महासचिव के पंकजाक्षर, ठीक है, महासचिव ये पंकजाक्षर है, याद रखिए। ठीक है, वर्तमान लोकसभा में इस पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 24 नंबर उत्तर देंगे। तो राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में से संबंध रखते हैं? बताइए, मिजोरम से, सिक्किम से, मणिपुर से, असम से? तो इसका सही उत्तर हो साथियों सिक्किम से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 24 पे। प्रेम सिंह तमांग का संबंध सिक्किम से है। वे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक है, जो सिक्किम की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 25 नंबर उत्तर देंगे। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन है साथियों आपका 1991 में किया गया था। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368 भाग 20 में दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट, सॉरी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 26 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? बताइए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसको देखिए आपका कहते हैं साथियों विद्युत धारा। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को देखिए विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे आइडेंटिटी का। 27 उत्तर देंगे सही उत्तर का। वायु के संपर्क में आने पर चांदी रिक्त स्थान के बनने के कारण काली पड़ जाती है, क्या? बताइए, वायु के संपर्क में आने पर चांदी जो है क्या बनने के कारण से आपकी काली पड़ जाती है? 27 पे 76 क्या हो जाएगा? तो देखिए, वायु के संपर्क में आने पर चांदी का जो रंग है काला हो जाता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S बनाता है, जो चांदी के ऊपर एक परत के रूप में जम जाती है तथा इसका जो रंग है काला पड़ जाता है। तो जो आपका दिया गया Ag2S आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 27 पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 28 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया आपका? डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य? बताइए, डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो असत्य है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या क्या दिया गया पहले पढ़ रहे। डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा? तो देखिए, पहले आपका दिया है कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे, ये भी सही है। इनके हिसाब से दोनों तंतु प्रति समांतर चलते, ये भी सही है। प्रत्येक 34 डिग्री पर एक पूर्ण घुमाव होता है, ये भी सही है। और तीसरा जो दिया गया है 3 हाइड्रोजन बॉन्डों
के द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और दो हाइड्रोजन बांधों के द्वारा साइटोसिन के साथ गवान्वित संगठित हो सकता है। आपका गलत है, ठीक है। तो ये वाला जो कथन दिया गया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर 29 है, 29 नंबर है। उत्तर देगा सत्य क्या क्या पूछाएगा। निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रियारोधी चुनिए, ठीक है। निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधिता, ठीक है, का शरीर क्रियारोधी चुनिए साथियों। 29 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमाशय में अम्ल, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन से। तो जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रियारोधी आपका अमाशय में अम्ल है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। अमाशय की भित्ति में उपस्थित आवश्यक ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो है उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन को सड़ने से रोकता है। यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 29 पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 30 नंबर है। उत्तर देंगे सही। क्या पूछा गया। एक भ्रूण जिसमें पिता से यह एक्स गुणसूत्र प्राप्त है, ये किसमें विकसित होता है बताइए। एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र जो है प्राप्त है, जिसमें किसके विकास किसमें विकसित होता है हमसे पूछा है, ठीक है। एक भ्रूण जिसमें पिता के एक्स गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक भ्रूण जिसमें पिता के एक्स गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, या जो है किससे विकसित होता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या है। इससे मतलब क्या विकसित होता है हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो इसका देखिए, आपको देखिए जो महिला गुणसूत्र होता है, महिला गुणसूत्र आपका यहाँ पे बता दूं तो देखिए एक्स एंड एक्स होता है, ठीक है। महिला में जो गुणसूत्र होता है एक्स और एक्स होता है, ठीक है। और जो पिता होता है इसमें दो गुणसूत्र एक्स और वाई होता है, ठीक है। तो अगर महिला का तो यहाँ से एक ही गुणसूत्र आने वाला है एक्स, और यहाँ से अगर वापस एक्स अगर गुणसूत्र हमको मिलता है तो वापस हमारी क्या यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारी देखिए फीमेल बन जाएगी, यानी कि जो है लड़की बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से हमको देखिए एक हमको यहाँ पे एक्स मिलता है और यहाँ से हमको एक एक्स जो है वाई मिल जाता है। तो एक्स एंड वाई क्या होता है। तो एक्स और वाई मिलके हमारा मेल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताए। एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। पिता से हमको एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। और माता से हमको जो है आपका हमको एक्स ही मिलने वाला है। इतना तो कंफर्म है कि माता से हमको एक्स ही मिलने वाला है और पिता से हमको क्या मिलने वाला है। हम पिता से क्या मिला हमको एक्स मिला है। तो एक्स एंड एक्स मिलेगा तो क्या मिलेगा फीमेल यानी कि लड़की बन जाएगी। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है, तो इससे क्या विकसित होता है। तो इससे आपके देखिए फीमेल प्राप्त है यानी कि लड़की प्राप्त होती है। जो आपका दिया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 30 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है साथियों। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सभी को समझा, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, जीके जीएस की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, तो आप हमें जाकर वहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी, ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।